एक लड़का पेट्रोल चोरी कर रहा था और जैसे ही वो चोरी कर रहा था, पुलिस वाले की उस पर नजर पड़ जाती है। तुरंत ही पुलिस वाले ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसको हवालात में बंद कर दिया। उस लड़के को हवालात में बंद किया जाता है। उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती उससे पहले ही एक और पुलिस का कांस्टेबल आता है और कांस्टेबल आने के बाद वो इधर उधर बातचीत कर रहा था। जैसे ही बातचीत कर रहा था तभी बड़े अधिकारी मौके पर आ जाते हैं और बड़े अधिकारी के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब, इसको आप जेल मत भेजना, कोई भी कार्रवाई मत करना, ये मेरा इकलौता बेटा है। अब बस मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट करना शुरू किया, बड़ा अधिकारी भी पसीज जाता है देखते हुए कि देखो पुलिस वाले का बेटा है। तभी वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि बेटा, अगर भविष्य में तुमने कोई ऐसी हरकत की तो देख लेना, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी धाराओं में कार्रवाई करूँगा। ये कहते हुए उस लड़के को घर जाने दिया। लेकिन लड़का इकलौता था, पुलिस वाले का बेटा था, उसके लिए कोई अंकुश लगाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। बचपन से ही बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पल रहा था। अब चाहे वो मोहल्ले में रहे या फिर बाहर रहे, जहाँ रहे वहाँ ही दादागिरी करता था। जो सामने पड़ता उसको मारता था, पीटता था। उसकी कुछ ऐसी ही आदतें चल रही थी। ये आदतें देखने के बाद जो उसका बाप पुलिस वाला होता है, वो अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता था, परेशान होता था। इतना दुखी, इतना परेशान होता था कि बाप की उम्र जब 50 साल की होती है, 50 साल की उम्र में वो इतना बीमार होता है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही बाप की मौत होती है, अब इस घर में जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट जाता है कि एक व्यक्ति जो जिम्मेदार था वही खत्म हो गया। अब जो नालायक बेटा है वो बचा है, लेकिन नियमानुसार अगर देखा जाए तो किसी का बाप अगर अधिकारी है या किसी विभाग में है तो उसकी नौकरी उसको मिल जाती है और इसका फायदा उस लड़के को मिल जाता है। लड़के का नाम आशीष होता है और आशीष को जैसे इसका फायदा मिलता है उसको नौकरी मिल जाती है, यानी कि अब वो पुलिस वाला बन जाता है। अब तक चोरी चकारी करता था, मारपीट करता था, लेकिन अब वो खुद पुलिस वाला बन जाता है। जब बन जाता है तो वो ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं बनता, बल्कि भ्रष्ट पुलिस वाला बन जाता है। जहाँ देखो वहाँ वसूली करना, जहाँ देखो किसी के साथ मारपीट करना। अब उस पर इसी तरह की लगातार ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन पुलिस वाले कब तक उसे बर्दाश्त करते। हालात ये पैदा हो जाते हैं कि उसको पूरी पुलिस से यानी कि बर्खास्त कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अब तुम कभी भी ट्राई भी नहीं कर सकते, इस नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। जब वो बर्खास्त कर दिया जाता है, रिश्वतखोर वो पुलिस वाला, लेकिन उसके ही बारे में एक बात जब पता चलती है अन्य पुलिस वालों को तो सब के सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल उसके बारे में पता चलता है कि इसने पुलिस में रहते हुए एक पुलिस वाले का मर्डर किया था। बस हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचना तय भी था, क्योंकि जो कत्ल हुआ था, जो मर्डर हुआ था, वो 2 साल 10 महीने और 28 दिन पहले हुआ था। फिर पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद न केवल उसको पकड़ा बल्कि एक और पुलिस वाला उसके साथ शामिल था, उसको भी पकड़ लिया जाता है और ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाती है। कैसे वो पकड़ा जाता है, क्या है ये पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश का जिला है चंद्रपुर और चंद्रपुर जिले का एक थाना लगता है रामनगर। 23 मार्च 2026 की सुबह की बात थी। लगभग 10 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम आशीष महेश सैड माँ के होता है, उम्र लगभग जिसकी 28 साल के आसपास होती है, वो थाने पहुंच जाता है सुबह। और जैसे ही थाने पहुंचता है, जिसकी भी उस पर नजर पड़ रही थी, वहीं उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची होती है, उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ था। वो बार बार कह रहा था कि देखो, एक बार इस पर्ची को पढ़ तो लो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, देख तो लो। लेकिन कोई भी उसकी पर्ची को न देखने को तैयार था, ना ही उस पर्ची इसमें क्या लिखा है न समझने को तैयार था। वो जो भी बात कर रहा था सामने पढ़ रहा था, कह रहा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, बड़े साहब से बात करो, बड़े साहब जाने, या फिर आसपास में जो भी दिखाई देता था उसकी तरफ को इशारा कर दिया जाता था। ऐसे ही करते करते वो पर्ची इधर से उधर घूम रही थी। घूम इसलिए रही है क्योंकि जो आया हुआ था आशीष महेश सैड माँ के, वो खुद पुलिस में था और भ्रष्ट अधिकारी रहा था। भ्रष्ट होने की वजह से ही सब उससे दूरियां बना रहे थे, डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो इस पर लगे हुए आरोप, उनके ऊपर लगी हुई जो तहमत है, कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, इसलिए दूर ही रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा।
कुल मिलाकर वहां पर एसएचओ आ जाते हैं, एसएचओ आसिफ शेख। जैसे ही आसिफ शेख आते हैं वो पूछते हैं क्या बात है, तुमने क्यों पूरा थाना अपने सर पर उठा रखा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कहता है कि साहब मैं एक पर्ची दिखाना चाहता हूँ, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिए, बाकी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। उस पर्ची में कई नाम लिखे हुए थे और कई नाम लिखने के साथ साथ लिखा हुआ था कि हमने साहब मर्डर किया हुआ है। बस इतना था, पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है और ये बात निकल करके उस अधिकारी से पूरे थाने में गूंजने लगती कि इसने मर्डर किया हुआ है। इतना था। उसके बाद उसे थाने में ही बिठा लिया जाता है और इस मामले की जांच पड़ताल दी जाती है सब इंस्पेक्टर कृष्णा दराड़े को। जैसे ही सब इंस्पेक्टर कृष्णा दराड़े को दी जाती है तो उनसे कहा जाता है कि भाई इस मामले की जांच पड़ताल करिए और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नशे की हालत में हो या फिर कहीं इसका दिमाग खराब हो गया हो या किसी और वजह से आकर इस तरह की कोई मनगढ़ंत कोई कहानी तो नहीं रच रहा। कहानी शुरू हो जाती है। अब सब इंस्पेक्टर जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जुड़ने के बाद पता चलता है साल 2022 से ये कहानी शुरू होती है। आशीष महेश शेड माके जो होता है वो एक पुलिस वाले का बेटा होता है। पुलिस वाले का बेटा होने के साथ साथ क्योंकि वो पुलिस लाइन में ही काम करता रहता था, जहाँ पर पुलिस के क्वार्टर बने हुए हैं, बहुत सारे और भी पुलिस वालों के परिवार वहाँ पर रहते थे। कॉलेज में एक दिन जा रहा था। कॉलेज में जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ एक लड़की दिखाई देती है, उससे 4-5 साल छोटी लड़की होगी। उसका नाम था आर्या। आर्या को आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाते ही कहता है, आर्या तुमने मुझे पहचाना है कि नहीं। आर्या कहती मैंने तो आपको नहीं पहचाना। उसने कहा कि तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो, तुम्हारे पापा हेड कांस्टेबल हैं, नाम जिनका जयंत बल्लावर है। जब ये लड़की बात सुनती है तो उसे कुछ आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा कि ये आप कैसे जानते हैं, मुझे कैसे पहचानते हो। उसने कहा मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूँ, तुम अकेली हो अपने माँ बाप, तुम्हारे पापा हैं, मम्मी है और कोई नहीं रहता। इस तरह की जब बातें उसने शुरू की, उसने कहा कि मैं भी तो वहीं रहता हूँ जहाँ तुम रहती हो, मेरा थोड़ा घर थोड़ा सा फासले से है। लेकिन उस लड़की ने उस लड़के को उससे पहले कभी नहीं देखा था, उसके बारे में कभी सुना नहीं था। लेकिन जब कॉलेज में मुलाकात होती है तो यहाँ से पहली मुलाकात के बाद उसकी दोस्ती शुरू हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है क्योंकि अब यहाँ से एक साथ आना जाना भी हो जाता है और आना जाना होता है तो कॉलेज में साथ रहने की वजह से उसकी थोड़ी दोस्ती गहरी शुरू हो जाती है। दोस्ती ये कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और जब ये पता चलता है तो उस लड़की के पिताजी को ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है ये बात देखकर, सुनकर कि मेरी बेटी यानी कि आर्या को हमारे ही पुलिस वाले के बेटे से प्यार हो गया है। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और बेटी को समझाने के बाद कहा कि बेटा तुम्हें नहीं पता इस लड़के की हर दिन घर पर शिकायत आती, ऐसा कौन सा काम है तो ये नहीं करता, चोरी ये करता है, चकारी ये करता है, लोगों को परेशान ये करता है, गालियां देता है, मारपीट करता है। जब देखो तब इसका बाप इससे ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आए दिन थाने में शिकायतें पहुंचती हैं। इसका बाप हाथ पैर जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगता है, रहम की भीख मांगता है। अगर इसका बाप पुलिस वाला ना होता तो देख लेना ये कहीं ना कहीं जेल में सड़ रहा होता। इस तरह की बात थी। आखिरकार उस लड़की को बहुत समझाया जाता है, लेकिन लड़की अब तक तो मिलती थी खुलेआम, लेकिन बाप की इन बंदिशों की वजह से वो चुपचाप मिलने की कोशिश करती थी। बाप ने जब ये बात देखी तो उसका कॉलेज आना जाना भी कम कर देता है और बाप को इतना गुस्सा आने लगता है कि अपनी ही बेटी को कई बार पीट भी दिया करता था। या तो वो उससे फ़ोन पर बात करती थी, खुद ही बाप ने उसकी रैकी करना शुरू कर दिया और रैकी इस तरह से करना शुरू कर दिया कि वो कहीं सचमुच मिल तो नहीं रही। जब वो आती जाती थी तो वो चुपके से भी देखा करता था और जैसे ही बाप को ये बात पता चल जाती थी, यानी कि जयंत बल्लावर को जो हेड कांस्टेबल होता है, तो अपनी बेटी आर्या को वो खूब पीटा करते थे। अब ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बाप का गुस्सा भी ज़्यादा ही बढ़ रहा है। बाप का गुस्सा कुछ इतना बढ़ने लगता है कि वो अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि इकलौती बेटी है, ये समझने को तैयार नहीं है। एक जिस लड़के के चक्कर में पड़ रही है उस लड़के की ज़िंदगी खुद ही बिल्कुल बर्बाद है, लेकिन इसे तुम समझाओ, अगर ये नहीं समझेगी तो इसका करियर पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ।
और ये गलत रास्ते पर चलने वाले उस लड़के के पीछे लगी हुई है। बाप अपनी बेटी को समझाता रहता है, लेकिन बेटी के दिमाग में कुछ नहीं आता। उधर जो लड़का है आशीष, उसके जो पिताजी हैं, अपने ही बेटे को लेकर हर दिन उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर शर्मिंदा होना पड़ता है और वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। साल 2022 के आखिर में बताया जाता है, आखिर के महीने में वो बाप इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, आशीष का इतना बीमार हो जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। बाप की मौत हो जाती है और बेटे को उसकी मृतक आश्रित में नौकरी मिल जाती है। और जैसे ही बेटे को नौकरी मिल जाती है तब आसपास के लोग ये कहने लगते हैं कि शायद ये अब सुधर जाएगा, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं बाप ने कभी उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। यदि मुकदमा दर्ज हो जाता तो शायद उसको कभी नौकरी अपने बाप की जगह पर नहीं मिल पाती। अब लड़की भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है, उसे लगने लगता है कि अब मेरे पापा शायद कभी ऐतराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़की के बाप ने साफ साफ इनकार कर दिया। भले ही चाहे वो पुलिस में लग गया है, चाहे उसकी सरकारी नौकरी है, उससे दूर रहना है तो दूर रहना है, पास जाने की कोशिश मत करना, लेकिन अगर करोगी तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। बाप अपनी बेटी को लगातार ऐसे ही समझाता रहा। जब बेटी मानने को तैयार नहीं होती थी तो मारपीट हो जाया करती थी। बेटी मानने को तैयार नहीं होती थी तो बाप ने फिर शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीता था, कम खाता था और उसकी जो दिन ब दिन सेहत थी वो भी गिरती जा रही थी, यानी कि वो परेशान हो रहा था अपनी बेटी से। इधर बाप ने जब बेटी को लगातार मारपीट करता था तब उसकी लड़की से मिलने जुलने जब आपत्ति होती थी तो लड़की ने उस लड़के से कहा कि मेरा बाप मुझे रोज परेशान करता है। यानी कि वो कह रही थी कि मेरा बाप परेशान करता है, मेरे बाप को रास्ते से हटाने का कोई प्लान नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ तरकीब नहीं सुझा सकते। तभी आशीष और आर्या ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना इन्हें रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और जो हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की जब तरकीब सूझी तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके खाने पीने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया जाए और जहरीला पदार्थ मिलाने के बाद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए नींद की मतलब मौत की नींद सुला दिया जाए। कुछ इस तरह की प्लानिंग थी और इस तरह की प्लानिंग पूरी हो जाती है। 24 मार्च 2023 को, यानी कि उस पुलिस वाले आशीष ने जो अपने बाप की जगह नौकरी पर लगा था, उसने एक ऐसे लड़के का इंतजाम किया जो जहर की व्यवस्था कर सकता था। जहर की व्यवस्था कर दी जाती है। नवीन नाम का लड़का होता है। नवीन ने यह जहर की व्यवस्था की चेतन को दिया और चेतन को बता दिया गया कि चेतन फला जगह मिलेगा। उस लड़की आर्या से कहा कि अब इस जहर को तुम्हें उससे मंगवाना है, मैं तो तुम्हारे सामने आऊँगी नहीं, मैं लेकर नहीं आऊँगा। इसलिए आर्या नाम की जो लड़की होती है जिससे वो प्यार करता है, पुलिस वाले की जो बेटी होती है, वो भी इकलौती बेटी होती है, वो अपने चचेरे भाई से बात करती है कि एक शीशी है, वो तुम्हें फला व्यक्ति जिसका नाम चेतन है वो देगा, तुम जाकर उससे वो शीशी लेकर मेरे पास आ जाना। यानी कि शीशी के अंदर जहर था। जो चचेरा भाई है वो खुद विकलांग है, उसकी उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसे सही मायने में ये मालूम भी नहीं होगा कि वो क्या करने के लिए जा रहा है, क्या नहीं करने जा रहा है। उसे सिर्फ इतना था कि हाँ, बहन ने कुछ काम बताया, वो बात मान जाता है, सीधा चला जाता है, जहर की शीशी ला करके वो दे देता है। और जैसे ही शीशी उस लड़की के हाथों में आती है तो ये 25 अप्रैल 2023 की सुबह की बात है, जब वो व्यक्ति यानी जयंत अपने ड्यूटी पर ऑफिस के लिए निकल रहा था। उससे पहले ही उस पर लड़की ने खाना बनाया। खाना बनाने के साथ साथ कहा कि पापा, मैंने आपके लिए मिल्क शेक बनाया है, इसे पी करके जरूर जाइएगा। उसका जो बाप था वो मिल्क शेक भी अपनी बेटी के हाथों का बना हुआ जब पी के जाता है, तो पी के जाने के बाद उसका जो होता है, उसकी मात्रा जहर की जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम मात्रा में था। लेकिन जब उसे दे दिया जाता है तो अभी डीएम के ऑफिस है, ऑफिस जो है चंद्रपुर में, वहाँ के प्रशासनिक भवन के पास ही खड़ा हुआ है। इससे पहले कि वो इधर उधर कुछ करता, चक्कर खाता, एकदम से वो पुलिस वाला यानी कि जयंत वल्लावर गिर जाता है। और जैसे ही जयंत वल्लावर गिरता है तो आसपास के जो लोग देखते हैं यार इसे हुआ क्या है, तुरंत ही उसे चंद्रपुर के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि वो अब मर जाता है। जैसे ही उसका मरना था ये सूचना उस लड़की को पता चलती है, उसकी माँ को पता चलती है। माँ और बेटी रोते हुए आते हैं। माँ को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी बेटी की वजह से हुआ है। आखिरकार माँ बेटी वहाँ पहुँचते हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। माँ बेटी एक ही बोल रहे थे
कि ये ज़्यादा पीने लगे थे, ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे। पता नहीं क्या हुआ। उधर जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम से ये क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मौत की असली वजह क्या थी। हालांकि मौत में कुछ संशय था। अप्राकृतिक मौत घोषित तो कर दी गई थी। जो विसरा रिपोर्ट थी वो जांच पड़ताल के लिए भेज दी गई थी, लेकिन जब लड़की ने जो बयान दिए, उस लड़की के बयान के आधार पर पुलिस वालों ने भी मान लिया कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि नेचुरल मौत हुई हो। एफआईआर दर्ज होती है, सब कुछ होता है, लेकिन पुलिस इस मामले को उतना सीरियस नहीं लेती। और जो लड़की होती है इकलौती, उसको अपने बाप की जगह सरकारी नौकरी, यानी कि वो भी पुलिस वाली बन जाती है। वो पुलिस वाली बन जाती है। अब उसे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। उसकी जिंदगी में उसका जो प्यार था आशीष अब उससे जब चाहे जहाँ चाहे मुलाकात करते थे। एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ को समझाया कि माँ देखो, पापा भी नहीं है, अब मुझे भी नौकरी मिल गई है, वो खुद भी नौकरी करता है, क्यों ना हम लोग शादी कर लें। तो ये साल आता है 2025। इन दोनों ने फिर शादी कर ली। शादी करने के बाद जिंदगी को आराम से जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो आशीष होता है, क्योंकि वो आदतन अपराधी बन चुका था, अब वो पुलिस वाले से पहले जैसे चोरी चकारी करता था, मारपीट करता था, बदमाशी किया करता था। अब उसके पास वर्दी आ चुकी थी। वर्दी में रहकर वो पुलिस वाला गुंडा बन जाता है, यानी कि भ्रष्ट बन जाता है। किसी से भी वसूली करना उसकी आदत बन जाती है, किसी के साथ बदतमीजी करना उसकी आदत बन जाती है। सीनियर अगर उससे कोई बात करता था तो उनकी बातों की अवहेलना करना उसकी आदत बन जाती है, और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना उसकी आदत बन जाती है। कहीं कुछ आपराधिक गतिविधि होती थी, पता चलता था कि आशीष का हाथ इसमें भी शामिल होता है। बात शासन तक पहुंचती है। जब बात शासन तक पहुंचती है, शासन इसको बर्खास्त कर देता है, सस्पेंड कर देता है कि अब तुम नौकरी नहीं कर सकते, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। इधर वो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जो वर्दी उतर चुकी थी, जैसे वर्दी उतरती है, नशा उसका जरूर उतर जाता है, लेकिन उसका नशा अब घर में ज्यादा चलने लगता है। जिस लड़की से वो बेइंतहा प्यार करता था, जिस लड़की को पाने के लिए उसने एक मर्डर करवा दिया था, अब उसी लड़की से उसने आए दिन लड़ाई झगड़े फसाद करना शुरू कर देता है। अब लड़की भी परेशान हो जाती है। वो पुलिस की ट्रेनिंग ले रही थी, उस पर वो हुक्म चलाया करता था। दोनों के बीच में ऐसा बताया जाता है कि मारपीट हो जाती है। कहा सुनी भी रोज आए दिन होती थी, और ऐसे ही करते करते वो पहले से बर्खास्त चल रहा था, ऊपर से घर के झगड़े चल रहे थे। वो अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है, और पत्नी कहती है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ। अब ये जैसे ही इनमें झगड़ा ज़्यादा बढ़ रहा होता है, फिर उस लड़के को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आता है, ये बताया जाता है कि जनवरी 2026 में बर्खास्त हुआ था। उसके बाद ये उसने 23 मार्च 2026 को थाने में जाता है, और थाने में जाने के बाद एक पर्ची देता है। उसमें लिख देता है कि हमने मर्डर किया है। पुलिस में जांच पड़ताल में बात सही पाई जाती है, और पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर 421/2026 महाराष्ट्र प्रदेश का जिला चंद्रपुर और चंद्रपुर जिले का थाना रामनगर में। आईपीसी की धारा 120B, 201, 302 और 34। दरअसल मामला ये साल 2022 का है, तो इसलिए इसमें आईपीसी की धारा जाती है। पुराना मामला होने की वजह से, क्योंकि अपराध जो हुआ था वो 25 अप्रैल 2022 को हुआ था, और जो अब बीएनएस की धाराएं लगाई जाती हैं वो जुलाई 2024 के बाद से लगाए जाते हैं। ये कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की। जब रिपोर्ट हाजिर की तो रिपोर्ट के हिसाब से ही आशीष महेश सेठमार, जो पुलिस वाला होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो लड़की पुलिस वाली बन जाती है, प्रेमिका उसकी आर्या जैन पल्लावर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चेतन और मोंटी, इसकी वजह से ही जो इंतजाम किया गया था जहर का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चचेरा भाई जो पिंकू होता है, अब उसकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो जाती है। जब उसने ये अपराध किया था तब वो नाबालिग था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल अभी इस मामले की जांच पड़ताल की गई है। सब इंस्पेक्टर अश्विनी श्याम राव वाकड़े को वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस ने उसमें सीडीआर देखेगी, उस वक्त की चैटिंग क्या थी, उस वक्त की लोकेशन वगैरह क्या थी। पुलिस अब इस मामले में सबूत जुटाने में कोशिश कर रही है। सबूत जुटाना वाकई पुलिस के लिए चैलेंज की बात है। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि 2022 का मर्डर है। अगर इस मामले में पुलिस को ठोस सबूत मिल जाते हैं तो इन दोनों का जेल में रहना तय माना जाएगा। अगर सबूत नहीं जुटा पाए, या जिसने पर्ची दी है वो अपनी बात पर नहीं टिका रहा, तो ये सबूत इसका मामला अदालत में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
साथियों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।